Welcome back to our channel. Thank you for liking our video. If you have any questions, please comment on our video. And don't forget to like, share and subscribe our video. Let's continue now. तो उन्होंने सिमिलरली उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करी और ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी ये पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली में बेस थी हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस याद है तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो एक्चुअली में फॉलो करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल तो आज भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं अगर कभी तुम हाँ अगर तुम साउथ अफ्रीका कभी घूमने जाओगी तो वहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वहां पे बहुत सारे रोड्स पे तुम्हें महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले सी आर दास सी एफ एंड्रयूज जो इंडियन लीडर्स हैं उनके स्टैचूज मिल जाएंगे उनके नाम पे रोड्स मिल जाएंगे ओके सर ठीक है तो कहाँ चलेगा ये रहा आगे चले हाँ तो वो बता रहे हैं कि जब वो इनॉग्रेशन हो रहा है तो इनॉग्रेशन में उनकी पार्टी जीती है इलेक्शंस में 400 सीटों पे इलेक्शंस हुए अब तुम ये देखो ना कि उस टाइम पे देखो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने इतना फ्री रखा कि 400 सीटों पे इलेक्शन हुआ और उनकी पार्टी लेके आई 252 इसका मतलब ये था कि 150 अराउंड सीट्स जो थी वो व्हाइट्स को गई यस वो चाहते तो क्या कर सकते थे वो चाहते तो जैसे व्हाइट्स ने ब्लैक्स के लिए सब चीजें बंद कर दी तो वो भी चाहते तो ब्लैक्स व्हाइट्स के लिए सब चीजें बंद कर सकते थे और उनको कोई मना भी नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि ब्लैक्स की पॉपुलेशन ज्यादा है व्हाइट्स कुछ भी नहीं कर पाते यस सर बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने सबके लिए फ्री एंड फेयर सिस्टम रखा उन्होंने बोला हाँ सिस्टम रखा बिल्कुल उन्होंने इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करी और उन्होंने नोटिस करा कि उनकी पार्टी 252 सीट्स लेके आई है जो मेजॉरिटी में है और पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुआ था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में वो एएनसी ने जीता ठीक है और जब एएनसी ने इलेक्शन जीता तो जैसे हमारे यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है तुमने सुना होगा नरेंद्र मोदी जब जीते थे तो उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी ली थी वहीं उसी सेरेमनी को वहां पे इनॉग्रेशन सेरेमनी बोला जाता है ओके सर क्लियर हो गया तो हमारे यहाँ पे उसका नाम है स्वेरिंग इन जब भी कोई पीएम जीतते हैं तो वो उसके 4 या 5 दिन बाद या एक हफ्ते बाद उनको प्रेसिडेंट तुम्हें पता ना शपथ दिलाते हैं यस सर शपथ करेक्ट में क्या बोलते हैं बस पता है हाँ ओथ सेरेमनी होता है वैसे हाँ ओथ सेरेमनी कह लो स्वेरिंग इन कह लो शपथ कह लो प्लेज कह लो वो दिलाते हैं सिमिलरली साउथ अफ्रीका में उस सेरेमनी को बोला जाता है इनॉग्रेशन ये लिखा हुआ इनॉग्रेशन सेरेमनी हमारे यहाँ पे जहां पर इनॉग्रेशन होता है वो यूजुअली राष्ट्रपति भवन के अंदर होता है मतलब प्रेसिडेंट हाउस के अंदर होता है बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि प्रेसिडेंट हाउस में हो पीएम कहीं पर भी या प्रेसिडेंट से बात करके वो चाहे तो लाल किले में भी करवा सकते हैं जहां उनका मन हो इट्स ऑल अप टू द पीएम एंड प्रेसिडेंट वैसी साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग यस यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया वहां पर होता है ठीक है तो वहां पे लिखा हुआ है और इंडिया से भी डिग्नेटरीज गए थे इस चीज को याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अटेंडेड ठीक है तो इन 140 कंट्री में इंडिया भी शामिल था और ये चीज हमेशा याद रखना साउथ अफ्रीका के इस मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सपोर्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जो थे एक मूवमेंट लेके आए थे वो था नैम नॉन अलाइंग मूवमेंट इस मूवमेंट में वो साउथ अफ्रीका के बारे में हमेशा बोलते थे कि हम लोगों को साउथ अफ्रीका को एक्सटर्नल सपोर्ट देना है ब्रिटिशर्स को कन्विंस करना है कि वो साउथ अफ्रीका को छोड़ दे तो जवाहरलाल नेहरू भी काफी फेमस है साउथ अफ्रीका में ठीक है चलो आगे चलते हैं अब उसके बाद ये चीज तुम नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर कुछ जो है फ्रेजेस दिए हुए ये फ्रेजेस हैं अब ये फ्रेजेस जो है तुम याद करना अपने आंसर्स के लिए इसके लिए नहीं कि मीनिंग्स के लिए मीनिंग्स इनके बहुत आसान है जैसे अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस इसका मतलब था कि जैसी स्टेज के ऊपर कौन गए करेक्ट नेल्सन मंडेला गए तो उन्होंने अपने सामने देखा कि बहुत सारे लोग सीट्स पे बैठे 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज आए थे जो उनको देखने के लिए आए थे अब कुछ लोग जो थे डिफरेंट रिलीजन के थे अगर कुछ इस्लामिक कंट्रीज के गए थे तो ऑब्वियसली तो उनके जो हेड होंगे वो मुसलमान होंगे इंडिया से अगर कोई गया होगा तो ऑब्वियसली बात इंडिया से कोई भी जा सकता है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है ठीक है नहीं ऐसा नहीं है हिंदू कोई भी जा सकते हैं ठीक है क्योंकि हाँ हिंदू या मुस्लिम कोई भी जा सकता है सिमिलरली अगर कोई क्रिश्चियन नेशन से बंदा आया होगा या इजराइल से कोई आया होगा तो वो जूइश होंगे क्रिश्चियन होंगे तो उनको देखने के लिए डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए थे जिसको उन्होंने बोला था रेनबो गैदरिंग फिर आता है अ सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी इस फ्रेज का मतलब क्या है अब जो ये बिल्डिंग है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग अब ये यूनियन बिल्डिंग एक दिन में तो बनाई नहीं गई होगी मतलब हमारा जो राष्ट्रपति भवन है जहां पर आज हमारे राष्ट्रपति रहते हैं तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है रायगिरी हिल पर हाँ रायसेना हिल्स हाँ तो ये जो हमारा राष्ट्रपति भवन है रायसेना हिल्स पे ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री के
Yes. बैठने से पहले यहाँ पर बैठते थे ब्रिटिश के गवर्नर जनरल जो रूल करते थे इंडिया को। Britishers. करेक्ट। तो उनके गवर्नर जनरल बैठते थे। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से कौन बैठने लग गया? हमारे प्रेसिडेंट। तो मतलब President. जो बिल्डिंग जहां से कभी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, हमारे को गवर्न करते थे, आज वहां पर हमारा कोई अपना बंदा बैठता है। Yes. तो द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, ये किसके लिए कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला यूनियन बिल्डिंग So के। the center of rational sup- नहीं, द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी वो उसके लिए कह रहे हैं, द सेंटर ऑफ रेशियल, ये सुपीरियॉरिटी नहीं है। अभी तो देखिए कहां कहां पे आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे से कोई सा मैच करना हो तो मैच करना। और कोई आ रहा है मैच हो रहा है इससे? डीपली Sir, इमोशनल, हाँ यही होगा sir, इसमें, यही होगा द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी। yes. मतलब ये वही सीट है जहां पर किसी टाइम पे व्हाइट्स बैठ के कालों पे राज करते थे। आज उस सीट पे कौन बैठने जा रहा है? एक काला। तो मतलब आज जो व्हाइट सुप्रीमेसी है वो खत्म हो रही है, और अब उस जगह पे कौन राज करेगा या किसकी गवर्नेंस होगी? ब्लैक्स की। Black. ठीक है, अगला, ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ? अब जब मैंने बताया था नेल्सन मंडेला अंदर रूम में बैठे हुए थे और अपने इनॉग्रेशन के बारे में सोच रहे थे, तो एक्चुअली काफी इमोशनल हो जाते हैं ये देखते हुए कि यार इस दिन के लिए हम सब ने कितना स्ट्रगल किया। हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस सारे के सारे उनकी उनकी लाइफ में उनको पता लग जाते हैं कि मेरे को जेल में रखा गया, मेरे साथियों को जेल में रखा गया, और हम लोग ब्लैक्स को वोटिंग पावर्स नहीं थे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, हम लोग एक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे जो रेस्टोरेंट्स व्हाइट्स के लिए होते थे, हम लोग उन सीट्स पे नहीं बैठ सकते थे जो सीट्स व्हाइट्स के लिए होती थी। ठीक है, तो वो उस The सेंस ऑफ, public services भी accessible नहीं थी। बिल्कुल पब्लिक Theaters में सर्विसेज, भी। बिल्कुल। तो उस हिस्ट्री को देख के आज वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि आज एकदम से एक झटके में सब चीजें बदल जाएंगी। अब ब्लैक्स हर जगह जा Yes. सकते हैं, ब्लैक्स हर जगह जॉब ले सकते हैं, ब्लैक्स हर जगह खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो वो इस सेंस ऑफ हिस्ट्री से काफी ओवरवेल्म्ड हो गए। नेक्स्ट आता है रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अब अगर कल को जब गांधी जी इंडिया में आए थे, तो गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में, और उन्होंने Yes. इंडिया में आती एक लाइन बोल दी थी सबको। जब वो पहली बार नेशनल कांग्रेस में जाके बैठे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं देश को फ्रीडम दिलाऊंगा विदाउट फाइटिंग, क्योंकि वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में। तो उन्होंने बोला Yes, फ्रीडम मिलेगा विदाउट फाइटिंग। तो मुझे बताओ कांग्रेस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया होगा? सर वो शॉक हो गए होंगे कि वो शॉक नहीं हो गए थे, वो हंसे थे। सर क्यों? दे लिटरली मेड जोक ऑफ महात्मा गांधी, बिकॉज उन्होंने बोला ओके सर। कि ब्रिटिशर्स जो है वो इतनी बड़ी फोर्स है, मतलब जो पूरे देश वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, जिनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है, जिन पे सोल्जर्स हैं, आर्मी है, सब कुछ है, और आप उनको बोलोगे जाओ हमारे देश को छोड़ दो बिना लड़े, और वो छोड़ देंगे? सर पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल नहीं था, है ना? लेकिन इस इमेजिनेशन को किसने पूरा किया? गांधी जी के रेजिलियंस ने, कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। और अल्टीमेटली तुम नोटिस करो, गांधी जी ने कभी भी 1915 से लेकर जब तक उनकी डेथ हुई 48, तुम हिस्ट्री में एक जगह नहीं पढ़ सकती जहां पर उन्होंने खुद वायलेंस शो किया कि उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने किसी पे हाथ उठा दिया, कभी डंडा उठा लिया, किसी को मार दिया, कि कहीं पर भी एक बार नहीं। तो ये उनका, और उनको तुम क्या लगता है उनको गुस्सा नहीं आता होगा जब वो अपने सामने किसी को, बिल्कुल अपने सामने किसी को पिटता देख रहे हैं, अपने सामने वो देख रहे हैं कि इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, या उनको जब एक टाइम था साउथ अफ्रीका के अंदर उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, तुम्हें क्या लगता है कि उनको गुस्सा नहीं आया होगा? सर आया होगा। लेकिन वो रेजिलियंस, वो परसेवरेंस और वो कमिटमेंट किसको वो कमिटमेंट था टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। यस सर। ठीक है, वो पावर जो थी वो हमेशा उन्हें हेल्प करती थी टू प्रोग्रेस विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। तो ये जो लाइन है रेजिलियंस दैट डिफाइज का मतलब होता है हरा देना। ठीक है, करेक्ट, डिफाइज का मतलब होता है हरा देना। ठीक है, अगला आता है द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अब क्या होता है? अब देखो, जब ये एक्चुअली में एक इंस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला, मैं एक कैसे बताता हूँ। उन्होंने देखा कि एक बार उनको ना ब्रिटिशर्स ने जेल में बंद कर दिया, नेल्सन मंडेला को एक बार ब्रिटिशर्स ने जेल में बंद कर दिया। अब जब उनको जेल में बंद कर दिया तो जो उनके गार्ड्स होते थे, वो सारे कौन होते थे? वो ऑब्वियसली बात है जो अफ्रीकन होंगे वही उनके गार्ड्स बनते थे। ठीक है, जैसे इंडिया में भी जो आर्मी होती थी, चाहे थी तो ब्रिटिश आर्मी, लेकिन उसमें काम कौन करता था? इंडियंस ही काम करते थे, इंडियंस, है ना? तो उन्होंने नोटिस किया कि वहां पर एक गार्ड होता था, और वो गार्ड जो है, इस बुक में नहीं लिखा हुआ बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो हमेशा उनकी हेल्थ का ख्याल रखता था नेल्सन मंडेला की। मतलब उनके लिए मेडिसिन पूछना, उनके लिए खाना पूछना, ठीक है, वो उन सबको, तो वो नोटिस करते थे यार ये देखो ये भी तो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है, ये भी उनके जैसा बन सकता था।
ऑब्वियसली बात है, Yes. ये भी चाहता तो मेरे पर मेरे को एक्सप्लॉइट कर सकता था, मुझे मार सकता था, और या फिर जैसा मैं पढ़ा हूं मेरी हालत ना पूछता, ऐसे ही मुझे पड़े रहने देता। बट इसके अंदर ह्यूमैनिटी है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अफ्रीका के अंदर जो ब्रिटिशर्स के लिए काम तो कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी ह्यूमैनिटी उनके अंदर होगी, और वो चाहते होंगे कि काश हमारा देश आजाद हो जाए। हो सकता है ये ब्रिटिशर्स Yes. के लिए इसलिए काम कर रहा हो क्योंकि इसको अपनी फैमिली पालनी हो, उसको अर्निंग चाहिए, इसको मनी चाहिए, और Yes, sir. जिस दिन ऐसा होगा कि सर जब हो सकता है वो फैमिली के लिए बॉन्ड हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो इस चीज से नेल्सन मंडेला को मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं अभी भी, क्योंकि होता क्या है, देखो अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम 10th क्लास की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हारा यूनिट टेस्ट 1 आया, यूनिट टेस्ट 2 आया, यूनिट टेस्ट 3 आया, और तुमने नोटिस करा है मेरे यूनिट टेस्ट 1 में 50% मार्क्स आए, तुम एम कर रही हो 95% का, और लेकिन तुम्हारे तो आए 50%। यूनिट 2 में तुम्हारे सिर्फ 56% आए, यूनिट 3 में तुम्हारे सिर्फ 65% आए। तो दो चीजें हैं, या तो तुम इस बात से दुखी हो सकती हो कि यार मैं तो एम 95% के लिए कर रही थी और मेरे तो परसेंटेज ही देख लो कहीं उसके आसपास भी नहीं आ रही, तो मेरा तो सपना टूट जाएगा। या तुम इस चीज को ऐसे भी देख सकती हो कि हाँ कम आ रहे हैं, बट तुम नोटिस करो कि तुम हर यूनिट टेस्ट के बाद इंप्रूव कर रही हो, यस सर। और हो सकता है फाइनल्स तक तुम 95 टच कर जाओ। तो ये एक्चुअली में प्रोवर्ब है, ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी वाला, हाफ एम्प्टी, है ना। यस सर। तो अब नेल्सन मंडेला की पॉजिटिविटी देखो कि वो बिहाइंड द बार्स है, फॉर मोर देन 20 इयर्स ही इज बिहाइंड द बार्स, एंड इतने इनह्यूमन कंडीशन के अंदर भी वो लोगों में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं Yes. कि किसी ना किसी में ह्यूमैनिटी हो सकती है ना। Yes. ठीक है, तो ये जो है अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये Humanity. करेक्ट, ये यहां से आता है। उसके बाद आता है ट्वाइलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। ट्वाइलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो इसको मैं तुम्हें लिटरल समझाता हूँ। हम क्या कहते हैं कि आप कितना भी बुरा कर लो, ये जो बड़े लोग कहते हैं और हम लोग इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते, कि कितना भी बड़ा से बड़ा झूठ हो या कितना भी बड़े से बड़ा पाप हो या कितना भी बड़े से बड़ा गलत काम हो, लेकिन एंड हर चीज का कभी ना कभी होता है। हो सकता है आपका गलत काम 10 साल छुपा रहा है, 15 साल छुपा रहा है, 20 साल छुपा रहा है, लेकिन एक टाइम जरूर आएगा जब वो लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये एक होप थी जो नेल्सन मंडेला लेके बैठे हुए थे। लोगों ने बोलते थे अरे ये तो 200 साल से राज कर रहे हैं, ये नहीं जाएंगे, ये तो इनको तो इतना टाइम हो गया, इनके पास पावर है, इनके पास आर्मी है, ये नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। बट वो अभी भी उस एक होप में थे, उस एक छोटी सी ट्वाइलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस में थे, कि जहां पे वो सोच रहे थे कि नहीं एक टाइम आएगा, क्योंकि गलत है, क्योंकि आप किसी पे कब्जा करके बैठे हो, किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसको इमोशनली आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, कभी ना कभी तो एक टाइम आएगा जब ये सब चीजें बंद होंगी और चीजें सामने आएंगी। यस सर। क्लियर, समझ में आया। तो ये फ्रेजेस तुम्हें याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये फ्रेजेस मेरे को पता है इजी नहीं है याद करने, तुम्हें एग्जैक्टली इनको याद करना पड़ेगा, बट अगर तुम इनको अपने आंसर्स में लिखना स्टार्ट करोगी तो तुम्हारे आंसर्स काफी ऑथेंटिकेटेड और मैच्योर लगेंगे, बच्चों वाले आंसर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि बच्चों वाले आंसर्स बहुत लोग लिखेंगे। इंग्लिश है, आपको पता है इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हो, बट इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, देन यू नीड टू राइट एन एक्सपर्ट इंग्लिश। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये तुम्हारी उस इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे जो तुम्हें मैच्योर इंग्लिश की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। तो ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस है ना, तुम्हें बुक से याद करने पड़ेंगे। जब मैं आंसर्स लिखता था तो मैं क्या करता था, तुम नोटिस करो, तुम्हारे को बुक्स में मैं दिखा रहा हूँ, बहुत जगह पे नेल्सन मंडेला के की स्पीच के वो मिलेंगे, मतलब कोई भी चीज है ना ऐसे लिखी होगी जो नेल्सन मंडेला ने स्टेट करी है, कोटेड, इन कोट्स को मैं अपने आंसर्स में डालता था। जो याद करना मुश्किल था, तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने एक A4 शीट पे हर चैप्टर की सिर्फ कोट्स A4 शीट में लिख के रखे हुए थे, और उसको मैंने एक्चुअली में पेस्ट कर रखा था अपने बेड के साइड में। ओके सर। ठीक है, तो जब मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे, ये मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था ऑनेस्टली, ऐसा था पूरे साल कर रहा था, लेकिन जब मेरे प्री बोर्ड के एग्जाम चले गए थे और मुझे पता 2 महीने बाद मेरे बोर्ड्स हैं, और जब मुझे पता था कि हाँ अब मुझे थोड़ा अपना स्कोर बढ़ाना है, ये 12th की बात बता रहा हूँ मैं, 10th में नहीं था ये, 12th में था, तो स्कोर अपना इंक्रीज करना है मुझे कि 5-10% नंबर ज्यादा चाहिए, तो मैंने अपने हर एक चैप्टर के कोट्स लगा लिए थे। इवन पोएम्स की भी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे जहां मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जॉन बेरीमैन की हम लास्ट वाली डिस्कस करें, कि जहां पे हमें बताना कि जॉन बेरीमैन जो है वो एक्चुअली में 21st सेंचुरी के पोजेसिव नेचर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पर एक 2 लाइन आप डाल दो, कौन सी, बॉल्स एंड बॉल्स एंड बॉल्स कोटेड में थी, है ना। तो इट्स ऑल योर क्रिएटिविटी कि तुम कैसे अपना आंसर अच्छा बना सकते हो। यही चीजें हैं उन बच्चों की जो 100 में से 100 लाते हैं इंग्लिश में, जो पहले नहीं आते थे। यस सर। ठीक है, तो यही चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बिकॉज मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया था। तो मैंने 2008 में की थी 10th, मतलब 10 साल पहले लगा लो, तो 2008 में आई स्कोर्ड 96 मार्क्स एंड व्हिच वाज वेरी गुड इंग्लिश में। ठीक है, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, क्रिएटिविटी है। यस
तो आप जितना क्रिएटिव आप हो Yes. सकते हो, तो इंपॉर्टेंट कोट्स इसमें हाईलाइट कर लेना, A4 शीट में लगा लेना, एंड देन ट्राई देम टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कह रहा, दिस इज समथिंग वेरी, Okay, sir. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, अगर तुम कर सकती हो तो करना, वरना कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. है। ठीक है, करूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, तो अब जैसे स्टार्ट होता है 10th में, ब्राइट एंड क्लियर। तो अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे बता रहे हैं, लाइक फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन प्लेजेंटली सराउंडेड बाय, बेसिस मतलब होता है सराउंडेड बाय डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स। नेल्सन मंडेला यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लाइक 4-5 दिन हो गए हैं, और लोग मेरे से बाहर बाहर के बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं, वो लोग जो पहले कभी मुझसे मिलते भी नहीं थे, वो लोग जो लोग कभी मुझे देखते भी नहीं थे, आज वो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे हाथ मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये भी बताएंगे कि इवन वो आर्मी, वो पुलिस जो किसी टाइम पे मुझे अरेस्ट करती थी, मुझे जेल में डाल देती थी, आज वही आर्मी और वही पुलिस मुझे सैल्यूट करेगी और मुझे अपने फेथफुल होने का की गारंटी देगी कि अब हम आपकी तरफ फेथफुल रहेंगे। जैसे वो ब्रिटिशर्स को लेके फेथफुल थे, ट्रस्टवर्दी थे, अब वो अफ्रीका को लेके ट्रस्टवर्दी बनेंगे। तो ये एक आयरनी बता रहे हैं Yes, नेल्सन sir. मंडेला की कैसे थोड़े ही टाइम में, इन कपल ऑफ इयर्स, चीजें चेंज हो गई उनके साथ। हम कहते हैं ना, जैसे हर एक इंसान का दिन आता है, आज हम किसी इंसान के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसके साथ बुरा होगा। एक दिन जरूर आएगा जब वो ऊपर पहुंचेगा और सब लोग चेंज हो जाएंगे। तो नेल्सन मंडेला के साथ भी ये चेंजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ कभी कुछ ऐसा होगा।